गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुष्प पाशु जनन जो पढ़ रहे थे उसमें टॉपिक है पुष्पे पातु में जनन। पातु में जनन ये चैप्टर शुरू कर रखा था। इसके अंदर आज का टॉपिक होगा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। पादपों में निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है, इस प्रक्रिया को थ्रू डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पुंकेसर की संरचना है। पुंकेसर जो पादप का नरलिंग भाग है। ये डायग्राम पुष्प का मादा भाग है जिसमें परिपक्व बीजाणु दर्शाया गया है। जिसमें परिपक्व बीजाणु दर्शाया गया है। इससे पहले बीजाणु की संरचना पड़ी थी, उससे एक डायग्राम पूरा देख लीजिए। ऐसे बीजाणु का डायग्राम बनाया था जिसमें कोशिकाओं की संख्या 7 थी और केंद्रकों की संख्या 8 है। ये परिपक्व बीजाणु। इस डायग्राम को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है परिपक्व बीजाणु का नाभिक चित्र बनाइए या प्रारूपिक बीजाणु का नाभिक चित्र बनाइए। तो चित्र बनाने के लिए ये संरचना आपको दिख रही है। सबसे ऊपर निभाग होता है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ये द्विकेंद्रक कोशिका होती है, द्विकेंद्रक सेल। ये अंड कोशिका होती है। ये दोनों तरफ सहायक कोशिका होती है। इन तीनों कोशिकाओं को अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। नीचे की तरफ बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार ये जो मोटी संरचना है इसको राखे कहते हैं। इसके चारों तरफ जो आवरण होते हैं इसको अध्यावरण कहते हैं। ये बीजांड ग्रंथ होता है, इसको बीजांड ग्रंथ कहते हैं। तो ये जो संरचना परिपक्व बीजांड है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को अलग बनाने का उद्देश्य ये है कि ये जो परिपक्व बीजांड होता है वो इस अंडाशय में उपस्थित रहता है। ये संरचना कहाँ पर उपस्थित रहती है? मादा पुष्प का खुला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये मादा पुष्प है, इसका ये खुला हुआ भाग है। जहां मैं चाक मारा हूं ये खुला हुआ भाग है, इसको अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय, ओवरी। इस अंडाशय में ये परिपक्व बीजाणु बनता है। ठीक है। इस परिपक्व बीजाणु में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है और केंद्रकों की संख्या 8 होती है। ऐसा क्यों? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, दोनों तरफ से कोशिका आगे बढ़ जाती है। तो इसका डिग्री 1 हो गया और केंद्र इसमें 2 रह गए। तो यहाँ पर सेल दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे और केंद्र इसमें 2 होंगे। तो 3 सेल 3 केंद्रक, 3 सेल और 3 केंद्रक बराबर है। लेकिन इधर कोशिका एक ही होगी और केंद्रक इसमें 2 होंगे। इसलिए केंद्रकों की संख्या 8 और कोशिकाओं की संख्या 7। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस मादा पुष्प के अंदर ये परिपक्व बीजाणु यहाँ पर पक के तैयार हो जाता है। ये पुष्प किसी प्लांट से लगा हुआ है।
इसके ऊपर वाला भाग वर्तिका का कहलाता है। ये लंबी नलिका वर्तिका कहलाती है। ये अंडाशय है और ये परिपक्व बीजांड है। अब देखते हैं क्या होता है। ये पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का नर भाग है। एकलिंगी पुष्प में अलग अलग पुष्पों में अगर पुष्प एकलिंगी है तो उसमें नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है, लेकिन एक ही लिंग उपस्थित होगा। और यदि पुष्प द्विलिंगी है तो एक ही पुष्प के अंदर मादा भाग भी होगा और इसके साइड के अंदर नर भाग भी लगा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब हमारा टॉपिक था निषेचन। हम पढ़ रहे हैं निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन की परिभाषा क्या होती है? नरयुग्मक और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नरयुग्मक और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा। अब नरयुग्मक कहां से मिलेंगे? ओकेसर से। ठीक है। और मादा युग्मक कहां मिलेंगे? परिपक्व बीजांड से। इसके अंदर जो ये बीच में अंडकोशिका है ये मादा युग्मक कहलाता है। और इधर जो नर वाली बात करते हैं तो ये परिपक्व प्रोकेसर है। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये फट जाता है और फटकर बहुत सारे प्राकरण बाहर आते हैं। इन प्राकरणों को पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। तो जब ये प्राकोष फट जाता है अनुकूल परिस्थितियों में और फटने के बाद में एसिड के प्राकरण बाहर आते हैं। अब एसिड के प्राकरण हवा, जल, कीट पतंगों द्वारा यहां से उठकर इस वर्तिका पर चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। नाम क्या आएगा? परागण। इसको परागकण या पोलन कहते हैं। परागकण या पोलन। और ये यहां से उठकर यहां तक आते हैं। इस प्रक्रिया को परागण या पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? परागण या पोलिनेशन। तो दो शब्द है, एक परागकण है और एक परागण है। ठीक है। तो ये परागकण ऐसे होते हैं जो जल, हवा, कीट पतंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, अर्थात कोई भी पुष्प होता है उसकी वर्तिका पर चिपक जाते हैं। तो यहां से यहां तक आने का जो मार्ग है या जो आने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। तो आप परागण की परिभाषा क्या लिखोगे? परागणों का जल, हवा, कीट पतंगों द्वारा पुष्प की वर्तिका तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है। परागणों का जल, हवा, कीट पतंगों द्वारा पुष्प की वर्तिका तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब परागकण यहां पर आ गया। अब ये वर्तिका है अंडाशय से जुड़ी हुई। यहां पर श्लेष्म उपस्थित होता है, यहां से मकरंद बाहर निकलता है तो इसके अंदर ये श्लेष्म के द्वारा नम रहता है, गीला रहता है। अब इस नमी प्राप्त करके ये परागकण फूल जाता है और फूलने के बाद में ये अंकुरित होता है। ठीक है। और इस परागकण के ऊपर जनन छिद्र होता है। इस जनन छिद्र से एक परागनली बाहर निकलती है। ये परागनली इस वर्तिका से होती हुई परिपक्व बीजांड के बीजांड द्वार तक पहुंचती है। ये परागनली निकल रही है। कहां से निकली परागनली? परिपक्व परागकण से। परिपक्व परागकण जब फूल के अंकुरित हो गया और जनन छिद्र द्वारा परागनली को विकसित किया, ये परागनली बढ़ती हुई परिपक्व बीजांड तक पहुंच जाती है। ये आकर्षण क्रिया होती है। पराग स्त्रीकेशन आकर्षण किसको कहते हैं? क्योंकि ये पराग ये स्त्रीकेशन दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, जिसके कारण एक परागनली निकलकर बीजांड द्वार तक पहुंच गई। अब इस परागकण के अंदर जन्मद्रव्य होता है, केंद्रक होता है, कोशिकाएं होती हैं। वो सारा का सारा मटेरियल इस नली के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और इसका केवल कवच रहता है। किसका? परागकण का, पोलन ग्रेन का केवल कवच रहता है। ये कवच यहां से हवा द्वारा उड़ जाता है और
और इसके अंदर जो आवश्यक मटेरियल था वो पूरा परागणिका में प्रवेश कर गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कोशिका और ये कोशिका, इसको बोलते हम काय कोशिका, इसको कहेंगे जनन कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं इस परागणिका में प्रस्तुत होती है, एक काय कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर जनन कोशिका विभाजित होकर दो संरचनाएं बनाती है। कौन संरचना बनाती है? दो संरचनाएं। अब दोनों संरचनाओं को हम युग्मक कहते हैं। और युग्मक कैसे के? नर, क्योंकि ये जो पुंकेसर था ये नर भाग है और यहाँ से प्राकरण निकला, ये प्राकरण यहाँ पर आया, अंकुरित हुआ, परागण को विकसित किया और इसकी काय कोशिकाएं विभाजित होकर नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब इसके अंदर दो नर युग्मक हो गए और एक हो गई काय कोशिका। काय कोशिका आगे चलती है क्योंकि इस परागण के अंदर जो भी बाधाएं आती है, कोई रसायन का प्रभाव है, कोई ताप का प्रभाव है, वो सारा अनुकूल प्रस्तुति उत्पन्न करती हुई आगे चलती है ताकि पीछे की तरफ दोनों नर युग्मक है वो सुरक्षित रहे, किसी प्रकार से उसको हानि नहीं हो, ये नर युग्मक नष्ट ना हो। तो ये इसकी रक्षक कोशिकाएं जो होती है ये आगे चलती हुई इस बीजाणु द्वार पर पहुंचती है और बीजाणु द्वार की जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को तोड़कर ये काय कोशिका नष्ट हो जाती है। अब इसके पीछे दोनों नर युग्मक को पीछे चल रहे हैं, काय कोशिका नष्ट हो गई। अब पहला जो नर युग्मक है वो इस रास्ते से आता हुआ इस अंड कोशिका से प्रवेश करता है, इस अंड कोशिका में प्रवेश करता है। तो प्रथम नर युग्मक प्लस अंड कोशिका दोनों संलग्न हो गए, दोनों फ्यूजन हो गए। तो प्रथम नर युग्मक का केंद्रक और अंड कोशिका का केंद्रक, ये दोनों संरचनाएं अगुणित हैं। गुणसूत्र की संख्या इसमें n है, ये हैप्लॉइड है और ये भी अगुणित है, ये भी हैप्लॉइड है। तो प्रथम नर युग्मक किसके साथ क्रिया करता है? अंड कोशिका के केंद्रक के साथ। तो ये पहला निषेचन हो गया। इस निषेचन को हम कैसे लिखेंगे? देखो, फर्स्ट नर युग्मक प्लस अंड कोशिका बराबर निषेचन, ये पहला बिंदु हो गया। ये की पॉइंट है, ध्यान दीजिए इस पर। प्रथम नर युग्मक ये, अंड कोशिका ये, अंड कोशिका केंद्रक और नर युग्मक का केंद्रक दोनों यहां पर संलग्न हो गए और क्रिया हुई निषेचन। नर युग्मक में गुणसूत्र संख्या n थी, अंड कोशिका में भी n थी और निषेचन हो गया तो गुणसूत्र संख्या 2n हो गई। ये आपको याद करना है, इस डायग्राम के साथ में आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से याद करना है। दूसरा जो सेकंड नर युग्मक था वो भी इसी रास्ते से आता है और आकर के इससे क्रिया करता है, किससे? द्विकेंद्रक कोशिका से। ठीक है, तो द्विकेंद्रक कोशिका में हम लिखेंगे सेकंड नर युग्मक, ये सेकंड नर युग्मक प्लस द्विकेंद्रक कोशिका बराबर बोरन कोश। ये क्रिया यहां पर इस प्रकार से होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र संख्या n थी और द्विकेंद्रक कोशिका है तो दोनों केंद्रक n है, तो यहां पर 2n हो गया। n गुणसूत्र संख्या इस केंद्रक में और n इसमें, तो दोनों मिलकर कितने हुए? 2n और n कितने हो गए? 3n। तो ये गुणकोश बना। तो गुणकोश कैसे होता है? 3n। ठीक है, और ये गुणकोश यहां पर विकसित होता है और ये जो निषेचन हुआ इस निषेचन से घूर्णन बनता है। ये घूर्णन इस गुणकोश से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, समझ आ रही बात? जब निषेचन क्रिया हो गई तो निषेचन के बाद में क्या बनेगा? घूर्णन बनेगा, जिसको हम बीज भी कह सकते हैं, प्लांट का, फल का। तो घूर्णन बन गया और घूर्णन को क्या चाहिए? विकसित होने के लिए पोषण चाहिए। पोषण कहां से बनता है? जब सेकंड निषेचन हो रहा है उसमें गुणकोश बन रहा है जो 3n है, त्रिगुणित। अब त्रिगुणित गुणकोश है, अब ये घूर्णन इस गुणकोश से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है,
इस प्रकार से इसके अंदर बीजों की संख्या विकसित हो जाती है और निषेचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये क्रिया हमने यहां तक देखी। इसके बाद में एक पॉइंट और लिखना आपको नोट लगाकर, हमने निषेचन और परागण दो शब्द पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि परागण निषेचन की पूर्व अवस्था होती है, परागण निषेचन की पूर्व अवस्था होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पहले परागण हुआ उसके बाद में निषेचन होगा, कभी भी निषेचन पहले नहीं होगा। पहले परागण पॉलिनेशन क्रिया सक्सेसफुल होगी, उसके बाद में निषेचन क्रिया सक्सेसफुल होगी। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपको याद करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पुष्प पाकों में निषेचन प्रक्रिया, उसके बाद में लिखते हैं निषेचन की परिभाषा, नर व मादा एकों के संयोजन को या संलयन को या फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। उसके बाद में ये डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम मादा भाग का बनता है, उसके बाद में साइड में फोकस दिखाकर उसके परागणों को बाहर दिखाकर एक परागण इस वर्तिका पर दिखाते हैं और वर्तिका से अंदर परागण विकसित होती है और बीजाणु द्वार के द्वारा बीजाणु में प्रवेश कर जाती है और इसके अंदर काही कोशिका इसकी रक्षक होती है और ये इसका रास्ता क्लियर करके इसमें नष्ट हो जाती है। फिर बचते हैं इसमें दो नलिकाएं, दोनों एग्नित होते हैं। वो प्रथम निषेचन इसके साथ हुआ, सेकंड निषेचन इसके साथ हुआ। तो ये दो निषेचन प्रक्रिया पूर्ण हुई, पहला नलिकाक और अंड कोशिका बराबर निषेचन, इससे गुण बनता है। फिर सेकंड नलिकाक और द्विकेंद्र कोशिका से क्रिया करता है तो गुणकोश बनता है। गुणकोश पोषक पदार्थ होता है, ये त्रिगुणित होता है, 3N। ये 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि गुणसूत्रों के आधार पर गुणकोश कितने गुणित होता है, तो इसका उत्तर आता है कि गुणसूत्रों के आधार पर गुणकोश त्रिगुणित होता है। तो ये बोरण जो बना इस गुणकोश से पोषण प्राप्त करके अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेता है। अब देखो इसके साथ एक शब्द आता है दोहरा निषेचन। अगला इसी का एक छोटा सा हेडिंग है दोहरा निषेचन, जिसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब प्रश्न ये बनता है इसी क्वेश्चन में से कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन का एक महत्व लिखिए। दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन का महत्व बताइए। तो दोहरा निषेचन की परिभाषा में हम पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हम नोट करेंगे। प्रथम पॉइंट क्या होगा कि प्रथम युग्मक प्लस अंड कोशिका बराबर निषेचन, ये एक बार निषेचन हो गया है। सेकंड में लिखेंगे द्वितीय युग्मक प्लस द्विकेंद्र कोशिका बराबर गुणकोश, तो ये सेकंड निषेचन। तो पहला और दूसरा, इस प्रकार इस पुष्प पाकों में निषेचन प्रक्रिया 2 बार होती है, तो इस क्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। हो गई परिभाषा। अब नीचे लिखेंगे महत्व क्या होता है कि दोहरा निषेचन के दौरान गुणकोश का निर्माण होता है, ये इसका महत्व है। दोहरा निषेचन के दौरान गुणकोश का निर्माण होता है, जिसके कारण गुण को पोषण मिलता है। पूरा डायग्राम बनाकर तो कैसे किया आपने, निषेचन की परिभाषा याद की, उसके बाद में इस डायग्राम को याद किया, ठीक है। डायग्राम का पूरा नामकरण देखा आपने और उसके नीचे लिखोगे पुष्प पाकों में निषेचन प्रक्रिया, परागण को अच्छी तरह से शो करोगे, फिर इसका पूरा वर्णन लिखोगे, फिर दोहरा निषेचन का हेडिंग डालकर दोहरा निषेचन की परिभाषा लिखी जाएगी और फिर उसका महत्व लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, ध्यान से लीजिए, वो इसी पॉइंट का एक अलग क्वेश्चन है। परागरणी किन रास्तों से बीजाणु द्वार में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। हमने एक ही रास्ता तय किया है, तो ये आपका परिपक्व बीजाणु था, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये परिपक्व बीजाणु हो गया, ये बीजाणु और ये बीजाणु को समान है और हमने यहां बनाया था वो भी समान है। अब परागरणी जब यहां से आती है, एक तो यहां से प्रवेश करती है, तो इसको तो क्या कहेंगे, बीजाणु द्वारीय प्रवेश, बीजाणु द्वारीय प्रवेश,
जिसको हमने डायग्राम में पढ़ा है। परागनली वर्तिका से परागनली विकसित हुई, वो किन किन रास्तों से अंडकोशिका तक पहुंचती है या बीजांड द्वार तक पहुंचती है, इस बात को हमने देखना है। तो पहला बीजांड द्वार प्रवेश, जब परागनली बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, इस पर्टिकुलर बीजाणु को कहीं टच नहीं करती है, उसको तो कहेंगे बीजांड द्वार प्रवेश, पहली स्थिति। दूसरी, यदि परागनली यहां से विकसित हो रही है और वो यहां से भी प्रवेश करके यहां जाती है, तो ये बीजांड काय हो गया, पूरा बीजांड है तो बीजांड की बॉडी जिसको बीजांड काय। तो दूसरा प्रवेश लिखेंगे बीजांड काय प्रवेश। ये परागनली बीजांड द्वार के मध्य भाग से, मतलब बीजांड काय उसके शरीर से, उसकी बॉडी के किसी पार्ट से प्रवेश करके वो अंडकोशिका तक पहुंच सकती है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, परागनली निभा भाग से भी प्रवेश कर सकती है। ये ऊपर वाला भाग है निभा, चले जा, तो परागनली विकसित होकर बीजांड द्वार तक निभागीय भाग जा सकती है। तो तीसरा कह सकते हैं निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। तो यहाँ पर तीन प्रकार का प्रवेश हो गया। पहला था बीजांड द्वारीय प्रवेश, दूसरा था बीजांड कायीय प्रवेश या अध्यावरणीय प्रवेश भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके चारों तरफ अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण की लेयर होती है चारों तरफ, सूक्ष्मात्मक परत, तो इसको पार करके आती है अंदर से, तो उसको हम क्या कहेंगे बीजांड कायीय प्रवेश या अध्यावरणीय प्रवेश। और तीसरा हो गया निभागीय प्रवेश। तो इस प्रकार से वर्तिका से जो परागनली विकसित हुई वो अंडकोशिका तक पहुंचती है। यहां तक की चीजें हमने देखी है। तो आज का ये टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से याद करना, अपनी कॉपी में फिर नोट्स बनाना। कल अपना दूसरा टॉपिक होगा, वो पढ़ेंगे हम परागण क्रिया, पॉलिनेशन। ये अलग टॉपिक है और बड़ा क्वेश्चन है कि कुछ भी पात्रों में परागण क्रिया कैसे होती है, उसकी क्या मेरिट है, क्या डेमेरिट है, इसको एक बार देखना और बाकी चीजें हम कल देखेंगे।